हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है नीली घाटी के प्रेत। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कॉमिक्स लग रही है ये वॉलपेपर को देखते हुए। तो चलिए, पार्ट 1 है नीली घाटी के प्रेत का, शुरू करते हैं। लेखिका शशि प्रभा, चित्रकार जगदीश पंकज। हिमालय में तराई के जंगल बड़े सघन और भयानक हैं। उन जंगलों में शेर, चीते, तेंदुए, हाथी आदि खूंखार जानवरों की भरमार है। लगभग हर पेड़ पर भयंकर विषधरों का निवास है। इन जंगलों के बीचों बीच एक गहरी घाटी है। वहां नीले रंग के सपाट पर्वत थे। इसी से उस घाटी को नीली घाटी के नाम से पुकारा जाता था। सैकड़ों साल पहले नीली घाटी में उरंग कबीले की छोटी सी बस्ती थी। वे लोग बकरियां चराते थे, जंगली अनाज उगाकर पेट भरते थे, अवकाश के क्षणों में मौज मस्ती करते थे। तेंग उस बस्ती का अकेला चरवाहा था। तेंग के दो बेटे थे, फेंग और फियांचू। रोज सवेरे तेंग कबीले की बकरियों को चराने ले जाता था। आसपास के पर्वतों पर घास के छोटे छोटे मैदान थे। बकरियां सारे दिन मस्ती से चरा करती। दिन ढलते ही तेंग उन्हें लेकर लौट आता। तेंग के दोनों बेटे फेंग और फियांचू बड़े वीर और दिलेर थे। सारा कबीला उनकी वीरता पर मुग्ध था, विशेष तौर से फेंग की वीरता से। लेकिन फियांचू भी कम नहीं था। भागते हिरन को भाला फेंककर ऐसा मारता कि देखने वाले देखते के देखते रह जाते। फेंग और फियांचू जब भी अकेले होते, हमेशा जंगल में शिकार खेलने के सपने देखते थे। मैं 10 फुटे शेर का शिकार करूंगा, मैं मस्त हाथी को एक ही भाले में मार डालूंगा। एक दिन, बापू आज हम आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, घर बैठो, बकरी चराना तुम्हारा काम नहीं। बापू मैं जंगल देखना चाहता हूँ। अब हम एकदम बच्चे तो रहे नहीं। नहीं नहीं, नीली घाटी के जंगल बड़े भयानक हैं। सुना है उनमें प्रेत घूमते हैं, तरह तरह के रूप धरकर हर गुजरने वाले को उठाकर ले जाते हैं। हम भी उन्हें देखेंगे बापू, उनका शिकार करेंगे। नहीं नहीं। और जब तेंग बकरियां लेकर चला गया तब पता नहीं बापू हमें जंगल में क्यों नहीं ले जाते। क्या प्रेत उनसे कुछ नहीं कहते? उस दिन जब बकरियों का झुंड बस्ती में लौटा तो तेंग उसके साथ नहीं था। बकरियों की गिनती करने पर उन बकरियों में 3 बकरियां भी कम थीं। यह मेरी बकरी, ये मेरी। अरे मेरी बकरियां कहाँ हैं? 3 में से एक भी नहीं है, क्या हुआ उन्हें? हाय मेरी बकरियां। रो मत दादी, तेंग उन्हें लेकर आ रहा होगा। कबीले के लोग तेंग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। और जब काफी प्रतीक्षा के बाद भी तेंग नहीं लौटा तो कबीले के युवक मसाले लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। तेंग 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 तेंग, तुम कहाँ हो? आखिर झक मारकर आधी रात को वे मुंह लटकाए वापस लौट आए। तेंग मिला? कहाँ था वह? मेरी बकरियां कहाँ हैं? तेंग की तलाश में जाने वाले युवकों ने बताया, हमने चारों ओर तलाश की, तेंग कहीं नहीं मिला। सुनते ही पूरे कबीले में हलचल मच गई। तेंग को प्रेत ले गया, शायद शेर खा गया। मेरी बकरियां घाटी में गिर गया होगा। यह खबर फेंग और फियांचू को भी मिली। बापू, बापू तुम कहाँ हो? ठहरो फेंग, रुको। फियांचू, तुम्हारा बाप मेरी 3 बकरियां लेकर कहीं भाग गया है, मेरी बकरियां तुम दोगे? 3 दिन एक कबीले वाले जंगल को जाने वाले रास्ते पर तेंग के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। रोते चिल्लाते फेंग फियांचू को दिलासा देते रहे। रो मत फेंग, तसल्ली रखो, तेंग बच्चा नहीं है बेटा, वह जरूर आएगा। उसने प्रेत को पछाड़ना भी सीखा है, उसके चंगुल में वह फंसने वाला नहीं है। तेंग की प्रतीक्षा करते करते 1 सप्ताह बीत गया तो कबीले वालों का धैर्य टूट गया। वे फेंग और फियांचू से हमदर्दी जताकर वापस लौट गए। मगर वह बुढ़िया फेंग और फियांचू के पास ही बैठी रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। हाय मेरी बकरियां, सुनते हो तुम दोनों? जब तक अपने बाप से मेरी बकरियां लाकर नहीं दोगे, मैं यहीं बैठी रहूंगी। और वह मेरी बकरियां चुरा कर ले गया है। फेंग और फियांचू समझ ना सके आखिर बुढ़िया चाहती क्या है। मैं जानती हूँ तुम भी मेरी बकरियां लौटाना नहीं चाहते, अपने बाप की तरह चोर हो। यह सुनते ही फेंग और फियांचू को क्रोध आ गया। बको मत, हम तुम्हारी बकरियां ढूंढ कर ला देंगे। हमारे बापू चोर नहीं है, वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए हम जंगल के प्रेतों से भी लड़ेंगे। फेंग और फियांचू घर लौटे। उन्होंने जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। घर जाते ही वे अपने भालों की धार तेज करने लगे। बापू को जरूर प्रेत ही ले गया होगा। ना ले जाता तो कहीं ना कहीं उनका निशान जरूर मिलता। बस वह प्रेत जरा मुझे मिल जाए। फेंग को पुराने कबाड़ से 2 खुरपियां मिल गईं। इन्हें भी तेज करके ले चलेंगे। प्रेत का गला घास की तरह काटा जा सकता है। घर की दीवार पर एक लंबी रस्सी खूंटी से टंगी थी, उस पर फियांचू की नजर पड़ी। इस रस्सी को भी ले चलने में नुकसान क्या है, शायद काम आ जाए। प्रेत कब मिलेगा?
प्रेत कहाँ मिलेगा। और एक रात जब कबीला सो रहा था, फेंग और फियांचू अपने अपने भाले, खुरपियां और रस्सी लेकर चल दिए। वह एक भयानक जंगल था। दहाड़ते शेर, चीते, मस्त हाथी, पेड़ों को रौंदते, जीभ लपलपाते भयानक अजगर, धरती खोदते खूंखार जंगली सुअर। मगर फेंग और फियांचू के दिमाग में एक ही बात थी, प्रेत। कहाँ है वह, कैसा है वह, प्रेत प्रेत। अचानक संभलो फेंग, अरे अजगर। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने पर फेंग व फियांचू को एक संकरी पगडंडी दिखाई दी। पगडंडी, और इस भयानक जंगल में कहाँ जाती है यह? कुछ सोचकर उन्होंने अपने अपने भालों को कसकर पकड़ लिया, फिर उस पगडंडी पर बढ़ चले। शायद यह प्रेत के घर जाती हो। इतने घने जंगल में पगडंडी, सचमुच सचमुच कुछ गड़बड़ है। वह पगडंडी कभी घनघोर जंगलों से गुजरती, कभी घास के मैदानों से। फेंग और फियांचू को रास्ते भर ना किसी पशु के दर्शन हुए, ना पक्षी के। अजीब है यह रास्ता, कितना सुनसान, कितना वीरान सा। हैं? अचानक दोनों ठिठक कर रुक गए। उनके सामने एक बहुत विशाल अजगर मुंह फाड़े लेटा था। उसके आसपास दोनों ओर घना जंगल था, आगे जाने का कोई रास्ता ना था। बाप रे, यह अजगर है या प्रेत? तभी यहाँ से प्रेत नगर शुरू होता है। यदि तुम्हें वहां जाना है तो आओ, मेरे पेट में से होकर उधर निकल जाओ। सावधान फेंग, इसकी बातों में ना आना, यह हमें इस बहाने चट कर जाएगा। इसे हम अपने भालों से मार भी तो नहीं सकते, हमारे भाले तो इसके सामने सुई जैसे हैं। सचमुच वह अजगर इतना विशाल था कि नन्हे नन्हे भालों से उसे मार डालना संभव ना था। अचानक फेंग ने एक युक्ति सोची। आंखों ही आंखों में उसने पियांचू से कुछ कहा, फिर अपने कंधे से लटकी रस्सी का एक सिरा चुपके से पियांचू को पकड़ा दिया। इस मूर्ख की आंख बचाकर कमर से बांध लो, और फिर समझ गया भैया। पियांचू ने कमर से रस्सी बांध ली तो उसका दूसरा सिरा फेंग ने अपनी कमर में बांध लिया। फिर पियांचू को भाला देकर फेंग ने उससे दोनों खुरपियां ले ली। हे महान देवता, पहले मेरा भाई अंदर जाएगा, फिर मैं। फेंग अजगर के मुंह में घुस गया तो फियांचू भी आगे बढ़ा, किंतु बढ़ा इस तरह की एक मोटे पेड़ का तना रस्सी की लपेट में आ गया। अब देखूंगा इसे। फेंग ने अजगर के मुंह में कदम रखा ही था कि उसने झट से मुंह बंद कर लिया। हाय मेरा भाई, ओह उफ। भयभीत सा फियांचू मोटे पेड़ का तना पकड़कर खड़ा हो गया। उधर मुंह बंद करते ही अजगर के पेट में बंद फेंग खुरपियों से उसकी अंतड़ियां काटने लगा। अंतड़ियां कटने से अजगर बेचैन हो गया। उसके मुंह और नथनों से खून की धाराएं गिरने लगीं। घबराकर उसने मुंह खोला। फियांचू इस अवसर की ताक में था। उसने तुरंत ही रस्सी खींचकर फेंग को अजगर के पेट से बाहर खींच लिया। अजगर खून उगलता तड़प तड़प कर मर गया तो फेंग और फियांचू ने उस पार जाने की सोची, लेकिन जाया कैसे जाए? अजगर इतना ऊंचा था कि उसकी चिकनी खाल पर चढ़कर चलना भी कठिन था। मुश्किल है, पगडंडी पर यह शैतान पड़ा है, दूसरा कोई है ही नहीं। कुछ भी हो, हमें आगे तो बढ़ना ही है, बस किसी तरह इस पर चढ़ जाएं। दोनों अजगर के ऊपर चढ़ने का उपाय सोचने लगे। अचानक मुझे एक उपाय सूझा है। रस्सी हमारे पास है, उसके एक सिरे पर फंदा बनाकर इस पेड़ की शाख पर अटका दें। हाँ, यह शाख इस शैतान के ठीक ऊपर है। मगर क्या? हम इस पर चढ़ भी गए तब भी इसकी इतनी चिकनी खाल पर चलेंगे कैसे? गिर पड़े तो? सच ही तो था। अजगर का शरीर दूर तक पगडंडी को घेरे था। फेंग और फियांचू सोच विचार में डूब गए। अकस्मात मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? जब नीली घाटी में बर्फ गिरती है तो हम उसमें भाला गड़ा गड़ा कर चलते हैं। ऐसा करने से चिकनी बर्फ पर फिसलते तक नहीं। ओह फेंग! और फिर ऐसा ही किया गया। रस्सी के सहारे झूल कर फेंग और फियांचू अजगर की पीठ पर जा पहुंचे। फिर भाले गड़ा गड़ा कर आगे बढ़ने लगे। संभल कर फेंग! बाप रे! मगर होनी होकर रहती है। वे कुछ आगे बढ़े ही थे कि भाला गड़ाने के बावजूद फियांचू का पैर फिसल गया। संभलने की लाख कोशिशों के बावजूद वह नीचे गुंजान झाड़ियों में गिर गया। फियांचू, फियांचू मेरे भाई! ओह ओह, नहीं नहीं! देखते ही देखते ना जाने कहां से विचित्र सी शक्ल का एक जानवर वहां उभरा। उसने फियांचू को जबड़े में दबाया और हवा हो गया। उन जंगलों में अपने बापू के बाद अपने भाई को भी खोकर फेंग दुखों के सागर में डूब गया। हाय मेरे बापू, हाय मेरा भैया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अचानक उसने कुछ निश्चय किया। खुरपियों को खोस कर अपने भाले को कसकर थामा और नीचे झाड़ियों में कूद गया। भाले को तान शोर मचाता फेंग उस ओर भागा जिस ओर फियांचू को मुंह में दबाए वह विचित्र पशु भागा था। उसके कदमों में गजब की तेजी आ गई थी। कुछ ही देर में वह घने वृक्षों से बाहर आ गया। वहां के लंबे चौड़े मैदान उसे वह विचित्र पशु तेजी से भागता दिखाई दिया। फेंग ने अपना भाला सीधा किया और उस पशु को निशाना बनाकर पूरी शक्ति से भाला फेंका। रुक जाओ बेवकूफ प्रेत, वरना मारे जाओगे।
आश्चर्य! फेंग का भाला सर्राता हुआ, किंतु उस पशु को ना लगकर एक मोटे तने में धंस गया। हाँ, उसकी पुकार सुन वह पशु रुक गया। चकित फेंग भाला निकालने के लिए तेजी से वृक्ष की ओर भागा। वह विचित्र पशु अपने स्थान पर खड़ा हुआ फेंग को देखता रहा। जैसे ही फेंग ने वृक्ष के पास जाकर उसके तने से भाला खींचा, तने से खून की तेज धार बह चली। साथ ही वृक्ष भी कराहने भी लगा। वृक्ष को कराहते देख फेंग के देवता कूच कर गए। और तभी दूसरा चमत्कार हुआ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, उस बेचारे वृक्ष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फेंग मानो सोते से जागा। भाला तान कर वह तेजी से उस विचित्र पशु की ओर लपका। ले संभल! ठहरो फेंग, भाला मुझे लग जाएगा। फेंग के बढ़ते कदम रुक गए। फेंग की ओर सचमुच उस पशु का मुंह था। हो उफ, अब क्या करूं? पियांचू को किस तरह छुड़ाऊं? फेंग सोचने लगा। हालांकि यह पशु आकार में मुझसे 10 गुना है, फिर भी इससे भिड़ने में कोई हर्ज नहीं। अधिक से अधिक यही होगा कि यह मुझे मार भी डालेगा। यह भी तो हो सकता है कि लड़ाई में उसका मुंह खुले और पियांचू आजाद हो जाए। फिर हम दोनों मिलकर भालों से इसे मार डालेंगे। बस फेंग धीरे धीरे उस पशु की ओर बढ़ने लगा, मगर वह पशु भी कम चालाक ना था। फेंग जितने कदम बढ़ता, पशु उतने ही कदम पीछे हटता जाता था। इसी पैंतरेबाजी में वे काफी दूर निकल गए। कमबख्त बहुत चालाक है। हुश! अब वे ऐसी जगह पर आ गए थे जहां मीलों तक पतली पतली गोल चट्टानें धरती पर सीधी खड़ी थीं। हर चट्टान हीरे की तरह दमक रही थी। सूरज की किरणों के कारण वहां गजब की चमक फैली थी। फेंग की आंखें भी चुंधी आ गईं। हे भगवान, कितनी चौंध है! आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। फेंग की हालत खराब हो गई। वह जिधर देखने की कोशिश करता, उधर से ही चौंध उसकी आंखों पर पड़ती। घबरा कर उसने आंखें बंद कर ली। फियांचू, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? फियांचू को मुंह में दबाए वह पशु फेंग के सामने खड़ा था, मगर फेंग को लगा जैसे उसके भाई फियांचू की आवाज चारों ओर से आ रही है। आंखों पर हाथ रखे वह पागलों की तरह कभी उधर भागने लगा। कहाँ हो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इसी भागा दौड़ी में अचानक फेंग का सिर एक खड़ी चट्टान से टकरा गया। ओ हाय रे, मर गया! फेंग को गहरी चोट लगी। वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। देखते ही देखते फेंग के आसपास की 2 चट्टानें झुकी। फेंग का भाला उनमें से एक चट्टान पर चिपक गया। चट्टानें भी सीधी खड़ी हो गईं। तभी सब ओर से हंसने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे हजारों आदमी जोर जोर से हंस रहे हो। हा 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 हा। हंसी की आवाजों से के साथ ही वहां तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ अंधकार सा छाने लगा और फिर आया धूल पत्थरों से भरा बवंडर। बड़े बड़े वृक्ष तक उस बवंडर में उड़ने लगे। बवंडर के एक तेज झोंके ने फेंग को भी पतंग की तरह आकाश में उठा लिया। दोस्तों, हमारा नीली घाटी के प्रेत का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।